गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कर लिया है आप लोगों ने? बच्चों आवाज आ रही है? कल वो एक्सरसाइज 1 से दिया था ना थोड़ा सा होमवर्क, 5 क्वेश्चन थे शायद उसमें, कुछ 35 to 40। ठीक है, तो आज और ट्राई कर लो तुम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में लगेगा तो डिस्कस करते हैं। फिर आगे पढ़े हम लोग। देखो हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या स्टार्ट किया था? जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ना। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। हाँ, जनरल मोशन मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। कोई भी बॉडी अगर ऐसे जा रही है, मान लो उसका सेंटर ऑफ मास आगे को VCM से जा रहा है और उसके अबाउट बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो हम लोग इसको मानते थे कि ये केवल ट्रांसलेट कर रहा है प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल रोटेट कर रहा है ना। इन दो का कॉम्बिनेशन लेकर के हम इस पे पढ़ने वाले कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कल हम लोगों ने यहां तक किया था ना। अब जनरल मोशन में ही हम लोग अभी देखो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ रहे थे ना। पहले काइनेमेटिक्स ऑफ जनरल मोशन, फिर इसके बाद इसका डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स मतलब इसमें कैसे F इक्वल टू ma लगाएंगे, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगाएंगे, ये सब डायनामिक्स वाला पार्ट है ना। काइनेमेटिक्स मतलब कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये सब काइनेमेटिक्स है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जनरल मोशन का हम लोग एक स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपने मान लो स्फीयर लिया और उसको कोई ग्राउंड पर मूव कराया, कहीं ग्राउंड पे ऐसे मूव कराया, तो वो क्या होता है, उसका सेंटर आगे जा रहा होता है और सेंटर के अबाउट बॉडी ऐसे घूम रही होती है ना। समझो बच्चों, जब हम कोई सरफेस पे बॉडी को जनरल मोशन कराए, अभी तो जैसे ये पेन है, इसको मैंने ऐसे हवा में फेंका, ये हवा में ऐसे जा रहा है, ये भी जनरल मोशन है। और इसको मैंने ऐसे हैंड पे रख के आगे रोल करा दिया ना, ऐसे आगे को रोल करा दिया, या कोई भी बॉल को आप कहीं सरफेस पे आगे को रोल करा दो, वो भी जनरल मोशन है। समझो बच्चों, तो ऐसे जनरल मोशन को जो कोई सरफेस पे होता है, देखो ये वाला इस सरफेस पे हो रहा है ना, ये वाला जनरल मोशन, ऐसे जनरल मोशन को जो कोई सरफेस पे होगा
उसको हम या तो रोलिंग मोशन बोलते हैं या फिर स्लिपिंग मोशन। तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं रोलिंग मोशन क्या होगा। If a body is doing general motion on any surface, then motion is called rolling motion या फिर स्लिपिंग मोशन। अब देखो इसमें कब आप बोलोगे कि कोई बॉडी जनरल मोशन कर रही है अगर किसी सरफेस पे, तो वो रोलिंग कर रही है या स्लिपिंग कर रही है। बच्चों यहां तक बात क्लियर है? अभी क्रिस दिमाग नहीं लगाने का, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सुनने का केवल। अब देखो जब भी कोई सरफेस पे जनरल मोशन होगा तो उसको या तो हम रोलिंग मोशन बोलेंगे या स्लिपिंग मोशन। तो कब हम रोलिंग बोलेंगे और कब हम स्लिपिंग बोलेंगे, अब हम ये समझने जा रहे हैं। तो देखो रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन क्या है? रोलिंग मोशन हम कब बोलते हैं? रोलिंग मोशन के लिए आपको एक लाइन याद रखना है, व्हाट इज रोलिंग मोशन। जब भी पूछा जाए कि कब रोलिंग मोशन होगा तो आप क्या बोलोगे? देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है? देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो जैसे आपने बोला कि एक स्फीयर मान लो एक सरफेस पे जा रहा है, v स्पीड से ऐसे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पर है? ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बच्चों, समझो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक स्फीयर का पॉइंट और एक ग्राउंड का पॉइंट, दो पॉइंट आपस में ऐसे कांटेक्ट कर रहे हैं, एक स्फीयर का पॉइंट और एक ग्राउंड का पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे पे स्लिप नहीं वो कर रहे हैं तो आप बोलोगे वो वहां पे बॉडी रोल कर रही है। अब ये लगेगा ये क्या हो गया भाई। अब एक चीज ये बताओ, दो पॉइंट जैसे ये इस फिंगर का एक पॉइंट और इस फिंगर का एक पॉइंट, कब बोलोगे कि वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं? स्लिप न होने की कंडीशन क्या है? दोनों साथ साथ चले तभी बोलोगे ना स्लिप नहीं हो रहा है। एक फास्ट चले एक स्लो चले तो क्या स्लिपिंग होगी? अगर दो पॉइंट है और वो स्लिप नहीं होने हैं तो उनको साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट फास्ट चलेगा और एक स्लो चलेगा तो फिर वहां पर स्लिपिंग होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा अलग अलग बना देता हूँ। अभी कोई फ्रिक्शन विक्शन की बातें नहीं करो बच्चों, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्फीयर का ये वाला पॉइंट और ग्राउंड का ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में। बच्चों बच्चों मेरी बात सुनो, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, जो मैं बोलूंगा चुपचाप सुनते रहना है। जब मेरी बात खत्म हो जाए फिर अगर कोई को डाउट रहे तो पूछ लेना। आधी अधूरी नॉलेज के बाद
क्वेश्चन पूछना गलत बात होती है। सुनो अब मेरी बात सब लोग। देखो अब यहाँ पर मान लो स्फीयर का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको पॉइंट ए बोलते हैं और ग्राउंड का पॉइंट बी बोलते हैं। तो स्फीयर का पॉइंट आगे को अगर बी ए से जा रहा है, ग्राउंड का पॉइंट आगे को बी बी से जा रहा है, तो आप कब बोलोगे कि ये स्फीयर यहाँ पर रोलिंग कर रहा है? जब बी ए इक्वल टू वी बी होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर स्फीयर रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। रोलिंग को हम लोग कई बार प्योर रोलिंग भी बोलते हैं, प्योर रोलिंग हो रहा है। हालांकि रोलिंग और प्योर रोलिंग एक ही चीज है। समझो बच्चों, सिंपल है एकदम, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर दो पॉइंट जो कांटेक्ट कर रहे हैं दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वहां पर रोलिंग मोशन है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पहले ये सुन लो पूरी बात, फिर उसके बाद आपको जो डाउट रहेंगे वो पूछना। अब देखो यहाँ पर ग्राउंड, अभी ये हमारा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी रही होगी? पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी रही होगी? अभी ग्राउंड तो रुका रहता है ना, तो इसका मतलब जब हमारा सरफेस जो होगा वो ग्राउंड है, हमारा जो सरफेस है जिसपे रोलिंग मोशन हो रहा है, अगर वो ग्राउंड है, तो वहां पे क्या होगा? वीबी की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। वीबी की वेलोसिटी जीरो मतलब नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब जब आपका स्फीयर ग्राउंड पे रोलिंग करता है, ग्राउंड पे ये रोलिंग कर रहा है, वी स्पीड से ऐसे आगे को जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट की स्पीड कितनी हो रखी है? ग्राउंड का पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो स्फीयर का पॉइंट भी रेस्ट पे रहेगा। क्यों रेस्ट पे रहेगा? देखो अगर ये वी स्पीड से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी? वी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और आर ओमेगा रोटेशनल मोशन की वजह से, है कि नहीं बच्चों? वी जो होगा आगे को होगा, आर ओमेगा पीछे को होगा। और अगर इफ वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ये मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए की स्पीड कितनी आएगी? जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब ग्राउंड पे प्योर रोलिंग होने की कंडीशन क्या है? v इक्वल टू अगर आर ओमेगा है, तो कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पे ऐसे जा रही है तो वो रोल कर रही होती है। जैसे जब आप स्कूटी चलाते हो, तो स्कूटी उस टाइम पर v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो कर रही होती है, वो रोल कर रही होती है उसके व्हील्स। समझो बच्चों, नीचे वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट पे रहता है। अब तुम लोगों को लगेगा ये क्या चक्कर है यार, नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे और जा रहे हैं हम लोग आगे को, ऐसा कैसे हो रहा है कि जो पॉइंट ग्राउंड सड़क पे है वो तो रेस्ट पे और हम लोग बोल रहे हैं हम जा रहे हैं आगे को? कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को, या दिमाग हिल जा रहा है कि ये क्या चल रहा है ये सब? तो ये नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे है, फिर भी हम आगे को जा रहे हैं। इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ी देर बाद और अच्छे से समझाऊंगा, बट अब थोड़ी देर के लिए आपको मान लेना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। समझो बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये मानते हुए आपको आगे बढ़ जाना है और अगले पॉइंट पे फोकस करना। नहीं नहीं आयुष, हाँ ये आज यार न्यूज आया था वैसे न्यूज़पेपर में कि 10-15 दिन में शायद स्कूल खोलने पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि केसेस उतने बच्चों में तो है नहीं वैसे, और वैसे भी ओवरऑल भी प्रॉब्लम नहीं, तो अच्छी चीज है यार ये। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आयुष थोड़ा सा मुझे और समझा लेने दो, फिर एक साथ नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे एक स्फीयर मान लो ग्राउंड पे जा रहा है, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ ताकि समझाने में मुझे अच्छे से आए।
तो अगर मान लो ये स्फीयर आगे को जा रहा है v स्पीड से, ओमेगा से घूम रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट की स्पीड क्या होती है? एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v आगे को और r ओमेगा पीछे को। तो यहाँ पे देखो, और ग्राउंड का पॉइंट तो हमें पता है रेस्ट पे ही रहेगा, समझो ना, ग्राउंड का पॉइंट तो रेस्ट पे ही रहेगा, और इस पॉइंट की स्पीड ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे को v, रोटेशनल मोशन की वजह से r ओमेगा पीछे को। कल जिन बच्चों ने क्लास नहीं की थी उनके लिए गुड न्यूज है कि आज उनको कुछ ज्यादा चमकने वाला नहीं है। तो देखो अब हमारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ पे देखो 3 कंडीशन बनेंगी। एक होगा जब v इक्वल टू होगा r ओमेगा। अगर v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा तो पॉइंट ए की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? हमें पता है पॉइंट ए की स्पीड होती है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, पॉइंट ए की स्पीड होगी v माइनस r ओमेगा। तो va की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? रोलिंग मोशन हो रहा है। दूसरा, अगर मान लो v ग्रेटर देन r ओमेगा हो, कई बार आपने देखा होगा कि आप रोड पे जा रहे हो तेजी से और अचानक से सामने कोई आ जाए, तो आप क्या करते हो? तेजी से आप जा रहे हो, v इक्वल टू r ओमेगा फॉलो हो रहा है, लेकिन आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते क्या होता है? ब्रेक क्या होता है? व्हील को पकड़ लेता है। जैसे वो व्हील को पकड़ेगा, घूमने का रेट क्या हो जाएगा? व्हील को जैसे वो पकड़ लेगा, पकड़ते ही घूमने का रेट क्या हो जाएगा? घूमने का रेट कम हो जाता है ना, ये ओमेगा कम हो जाएगा। अब ओमेगा अगर कम हो जाएगा, v अब भी उतना ही है, v अब भी उतना ही है, तो वहां पे क्या शुरू हो जाएगा? नीचे वाले पॉइंट की स्पीड किधर को हो जाएगी? अब अभी नीचे वाले पॉइंट की स्पीड निकालोगे तो नीचे वाला पॉइंट अब नेट आगे को जा रहा होगा, क्योंकि v बड़ा है r ओमेगा से। तो जो ग्राउंड वाला पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? आगे को जा रहा है ना, तो ये ग्राउंड के पॉइंट को रब करता हुआ जाएगा। तो आप देखोगे रोड पे निशान बन जाता है, बहुत तेजी से ब्रेक लगाओ तो देखते हो ना, पूरा स्लिप होने का निशान आ जाता है। देखा है बच्चों ऐसा आपने? तेजी से ब्रेक लगाओ तो पूरा ये पॉइंट क्या होगा? रब करता हुआ जाएगा इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट्स को, तो पूरा यहाँ निशान बन जाएगा स्लिप होने का। तो ऐसा कब हुआ? जब v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा, तो वहां पे क्या होगा? ये पॉइंट इस पॉइंट पे स्लिप करता हुआ जाएगा, तो वहां पर स्लिपिंग मोशन हो जाएगा, और इस स्लिपिंग को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि ये आगे को स्लिप होते जा रहा है ना। सरफेस के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि जो पॉइंट है स्फीयर का वो किधर जा रहा है। सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो आप बोलोगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। यहाँ पे कौन सी स्लिपिंग हो रही है? ब्रेक लगाने पे आप कौन सा स्लिपिंग करते हो? फॉरवर्ड स्लिपिंग। फिर एक केस ये होता है कि अगर कभी आपका बारिश हो रहा है, कहीं कीचड़ में आपका व्हील फंस गया है और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, तो व्हील तो घूमता है खुद, लेकिन वो आगे बढ़ता नहीं है। कभी हुआ है ऐसा कि आपने खूब एक्सीलेटर दे रहे हो, व्हील घूम रहा है ना, व्हील घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा? वहां पे क्या होता है? जो आगे वाला स्पीड है वो तो बहुत कम है या टेंडिंग टू 0 है, लेकिन पीछे को r ओमेगा है, तो नेट स्पीड इस पॉइंट की किधर को आएगी? अब इस टाइम पे नेट स्पीड निकालोगे जब, तो पीछे को आएगी r ओमेगा माइनस v, और ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो ग्राउंड पे ये पॉइंट जो होगा वो पीछे को स्लिप कर रहा होता है, ग्राउंड पे ये पॉइंट पीछे को स्लिप कर रहा होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अभी बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। कुछ समझ आया बच्चों? अब आप फील कर सकते हो कि जब v इक्वल टू r ओमेगा होता है तो रोल करते हो आप। अगर v ग्रेटर देन r ओमेगा तो आप स्लिप होते हो आगे को, v लेस देन r ओमेगा तो पीछे को, और एग्जैक्टली v इक्वल टू r ओमेगा रहेगा तब ग्राउंड पे आप स्लिप को रोलिंग करते हो। कुछ फील हुआ बच्चों या सब उड़ गया?
कुछ नहीं जम रहा है, क्या चल रहा है आज तो। तो अब नोट कर लो, बाकी और पढ़ते हैं धीमे धीमे और फील करते हैं। नोट करना शुरू करो, यहाँ से शुरू करना था ना। अब जो नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता है, फिर कैसे वो आगे जाता है ये वाला भी मैं फील कराता हूँ ना, लेकिन तब तक पहले ये सब नोट कर लो। यहाँ से ना, रोलिंग मोशन से। ऊपर कुछ नहीं है भाई, यहीं से है ये। स्क्रॉल अप मतलब ऊपर बोल रहा है ना, स्क्रॉल अप मतलब अच्छा नीचे जाना होगा तुझे, ऐसा बोलना चाहता हूँ। ऊपर ही जाना है, ऊपर कुछ नहीं है भाई। यहाँ तक हो गया सबका, रोलिंग मोशन तक। यहाँ तक हो गया, अब ऊपर जा रहा हूँ ना। थोड़ा फास्ट लिखो, अगर थोड़ा कुछ रह जाए तो वो पीडीएफ से नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हमने देखो ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि जब भी आप नॉर्मली स्कूटी चला रहे होगे तो वहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो होता है, तो आपका व्हील
ना तो फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है ना बैकवर्ड स्लिपिंग। जैसे आपने ब्रेक लगाया ओमेगा कम हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर स्लिपरी ग्राउंड पे फंस गए मड वगैरह में, तो वहां पर फिर ओमेगा रहेगा लेकिन बी नहीं हो पाता, तो वहां पे बैकवर्ड स्लिपिंग होती है। अब आपको बस एक पॉइंट अब अच्छे से फील करा दूं कि ऐसा होता कैसे है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो पॉइंट एक बॉडी अगर रोड पे चल रही है तो उसका नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे है। समझो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये रोड पे चल रहा है तो इनका नीचे वाला पॉइंट दोनों का जो है ग्राउंड रोड का तो रेस्ट पे है, ये स्पीयर वाला पॉइंट भी रेस्ट पे है, फिर भी ये बॉडी कैसे आगे जा रही है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो फील कराने के लिए आप ऐसे सोचो, मान लो मैं एक स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर प्लेट ले लिया मैंने, ट्यूब ले लिया मान लो, और उसको मैंने ऐसे ग्राउंड पे रख दिया, ए बी सी डी। ठीक है, उसके चारों ऐसे कॉर्नर ले लिए, एज ले लिया। ठीक है, और ये ग्राउंड पे सफिशियंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रफ सरफेस है, तो आप कितना भी फोर्स लगा लो ना, आप कितना भी यहाँ पे फोर्स लगाओगे ये आगे स्लिप नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं इसको टॉपल करा सकता हूँ। टॉपल कराना समझते हो बच्चों? टॉपल कराना कुछ ऑब्जेक्ट, अब वो ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला देखो बच्चों, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पे मैं फ्रिक्शन अगर लगाऊं, ऐसे ये ऑब्जेक्ट लिया है ना मैंने और फ्रिक्शन लगाऊं, तो अगर यहाँ पे नीचे बहुत फ्रिक्शन है, देख पा रहे हो बच्चों ऐसे, तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं लेकिन नीचे वाला सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको स्लिप नहीं करा सकता, लेकिन ज्यादा फोर्स लगा के ऐसे उठा सकता हूँ, उठा के ऐसे आगे ले जा सकता हूँ ना, ऐसे उठा करके टॉपल करा के ऐसे आगे ले जा सकता हूँ। समझ पा रहे हो बच्चों? ये थोड़ा बड़ा, इस पे देखो ऐसे, ऐसे मैं सामने से फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, आप समझ लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल है मान लो ना, तो मैं ऐसे करके आगे ले जाऊँ ना, ऐसे नहीं ले जा पा रहा हूँ, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो ऐसे हो जाएगा। समझो, इसको टॉपल करना बोलते हैं ना। तो जब मैं इधर बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉपल होके उठेगा, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सी वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, डी वाला इधर आ जाएगा, ए वाला पॉइंट देख रहे हो ग्राउंड के कांटेक्ट में ही है ना, वो आगे नहीं जा रहा है। समझो, ए वाला पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। बी इधर आ गया है, सी इधर है, डी इधर। समझो ना, ये बी ऊपर उठ गया ना, बी इधर ऊपर उठ गया है, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया है। ये समझ आया? फिर क्या होगा आगे, और आप ऐसे कराते जा रहे हो तो अब डी वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, डी वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। डी नीचे आ चुका है, ए इधर आ चुका है, डी इधर आ चुका है, सी इधर आ चुका है। ये देख लो, डी इधर नीचे आ गया ना, यहाँ पर ए यहाँ पे ग्राउंड पे ही है, बी वाला अब ए के ऊपर है और डी के ऊपर सी रहेगा। यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है सभी को? फिर मैंने और इसको टॉपल कराया ऐसे ही, तो अब क्या होगा, डी वाला पॉइंट अब ग्राउंड पे रहेगा, ए वाला ऊपर उठ जाएगा ना, और मैं इधर को अगर फोर्स लगाऊंगा, इधर को फोर्स लगा करके इसको मूव कराते जा रहा हूँ, तो डी वाला अब नीचे रहेगा, ये वाला अब ऐसे उठ जाएगा ना।
समझ आ रहा है बच्चों? ये अगला डायग्राम हो गया। फिर क्या होगा, फिर अब आगे क्या हो जाएगा, सी वाला ग्राउंड पे आ जाएगा ना, मैं इधर बना रहा हूँ यहाँ। अब सी वाला नीचे आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ए डी के ऊपर है और सी के ऊपर बी है, ये आ जाएगी सिचुएशन। अब मैं ऐसे ही करता जा रहा हूँ ना, और फोर्स लगाता जाऊंगा तो और क्या होता जाएगा, अब अगली बार कौन नीचे आएगा। और ऐसे थोड़ा उल्टा डायग्राम जाने लगेगा। एक मिनट, इसको बच्चों डायग्राम को मैं ऊपर ही ले जाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन न होने लग जाए। एक मिनट बच्चों ना, इसको मैं थोड़ा सा सही से रख दूं सारे डायग्राम को। ठीक है, तो देख लो बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि पहले ये देखो, ए वाले कॉर्नर के अबाउट घूमेगा, फिर अगली बार वो डी वाला नीचे आ जाएगा, डी के अबाउट घूमेगा, फिर ऐसे ही अब क्या होगा, सी वाला नीचे आ जाएगा, अगली बार सी के अबाउट घूमेगा, फिर बी के अबाउट घूमेगा, ऐसे चलता रहेगा ना। समझो बच्चों, ऐसे चलता रहेगा ना। और अगर ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रोटेशन मतलब जहां से चले हो वापस वहीं पे आने में, जैसे अभी ये पोजीशन है, वापस इस पोजीशन तक आने में अगर मान लो आगे कई स्टेप के बाद वापस से वो ऐसे आ जाएगा, ए बी सी डी। तो यहां से यहां तक के आने को हम अगर टी से दिखाएं, टी बोले टाइम पीरियड, एक बार पूरा रोटेट कर जाने को, तो एक कॉर्नर के बाद वो कितनी देर तक घूम रहा होगा। टोटल 4 कॉर्नर हैं, टोटल 4 कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर के बाद कितनी देर घूमेगा वो, पूरा घूमने का टाइम टी है, T/4 ना। एक बार ए बाई, इसके अबाउट T/4 टाइम बाद तक घूमेगा, फिर इसके अबाउट T/4, और ऐसे करते करते चारों के अबाउट जब T/4 घूम लेगा तो वापस अपनी जगह आ जाएगा। है कि नहीं बच्चों, सही बात है ये? इमेजिन हो पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये देख लो, जो इस क्यूब का नीचे वाला पॉइंट है वो ग्राउंड पे स्लिप नहीं हो रहा है ना, वो ग्राउंड के साथ रेस्ट पे, लेकिन क्यूब आगे जा रहा है ना, क्यूब आगे जा रहा है बच्चों। सेम वे में अगर आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन होता, सेम वे में अगर मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागोन होता और उसको मैं ऐसे ग्राउंड पे रखता, और ग्राउंड पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो मैं उसको स्लिप नहीं करा सकता, लेकिन फोर्स लगा के आगे ले जा रहा हूँ, तो अब हर कॉर्नर के अबाउट वो घूमेगा, और कितनी देर घूमेगा हर कॉर्नर के अबाउट, अगर वहां पे टोटल एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम टी है तो T/6, तो ऐसे घूम घूम के ये आगे जाता जाएगा। अब अगर मैं इसके साइड बढ़ाता जाऊंगा, तो साइड बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, ये T/n होता जाएगा ना, मान लो n साइड हो गई, तो हर कॉर्नर के अबाउट घूमने का टाइम भी ऐसे कम होता जाएगा।
अब आप एक स्फीयर को क्या मान सकते हो, स्फीयर की जगह थोड़ी देर के लिए डिस्क मानो, ऐसे डिस्क है आपको, तो आप डिस्क को क्या मान सकते हो, ये इसमें क्या है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स हैं, एन यहाँ पे टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, बहुत सारे साइड्स से मिलकर के ये पॉलीगॉन बना है, इसके लिए एन कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये भी क्या कर रहा है कि नीचे वाले जो इसके पॉइंट है वो हर पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉपल कर रहा है, समझो, एक बार इस पॉइंट के अबाउट, फिर अगला पॉइंट, जो भी पॉइंट कांटेक्ट में आता जाएगा उसके अबाउट वो ऐसे टॉपल करता जाएगा, तो नीचे वाला पॉइंट तो हमेशा रेस्ट पे है, समझो, जो आपका स्फीयर होता है ना वो ऐसे चलता है, नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे है, ऐसे फिर अगला पॉइंट आएगा वो रेस्ट पे, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। कुछ फील हो पा रहा है बच्चों कि रेस्ट पे होने के बाद भी वो कैसे आगे जा रहा है, और नीचे वाले पॉइंट के अबाउट कितना देर उसको मिलता है, तो यहाँ पे एन टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है ना। हाँ, dt टाइम के लिए सब रहता है, dt टाइम के लिए vb और va इक्वल है, फिर अगला वाला स्पीयर का पॉइंट आ जाएगा, फिर उससे अगला वाला आ जाएगा, जैसे क्यूब में अगला अगला पॉइंट आता जा रहा था, हेक्सागोन में अगला अगला पॉइंट आता जा रहा था। ठीक है, सब लोगों को अच्छे से ये पॉइंट क्लियर है। बच्चों 1 मिनट रुको ना, आप लोग ये नोट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया नोट, यहीं से करना था ना, इसके ऊपर का तो नोट हो रखा था, यहाँ से करना था।
देखो करण, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये यहाँ पर है अभी ABCD ये पोजीशन है, वापस इस पोजीशन तक आने में अगर उसको टोटल टाइम T लग रहा है, समझो, इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन तक आने में अगर उसको टाइम T लग रहा है, तो उसमें वो चारों कॉर्नर के अबाउट एक एक बार घूमेगा ना, एक बार इसके अबाउट, A के अबाउट, फिर B के अबाउट, फिर C के अबाउट, फिर D के अबाउट। तो आप बोल सकते हो एक कॉर्नर के अबाउट कितनी देर वो घूम रहा है, T/4। तो ऐसे करके टोटल यहाँ आते आते टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T। करण कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हेक्सागोन में जहां से चले वापस उस शेप तक आने में, जैसे यहाँ से चले और यहाँ तक आने में T टाइम है, तो इसमें यहाँ से चले और यहीं तक आने का टाइम T है, तो हर कॉर्नर के अबाउट बोल सकते हो T/6 दूंगा। और स्फीयर में साइड फिर n हो जाएंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट वो dt टाइम के लिए बस घूमता है, dt मतलब टेंडिंग टू 0 टाइम। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। तो हाँ, एक रिजिड बॉडी टॉपल कर सकती है ना, अगर नीचे वाला उसका सरफेस फ्रिक्शन की वजह से नहीं चल पा रहा है और आप केवल ऊपर वाले को चला रहे हो, तो वो गिर जाएगी ना फिर। अभी टॉपल एक पूरा आगे टॉपिक आएगा ना, अभी इसी चैप्टर में हम लोग टॉपल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा टॉपलिंग, तो वहां हम सीखेंगे ना। टॉपलिंग समझ लो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आप कोई ऐसे मान लो ब्रिक ले लो, उसको खड़ा कर दो, एक ब्रिक लो उसको खड़ा कर दो और यहाँ पे फोर्स लगाओ, तो क्या होता है, इस पॉइंट के बाद घूम के घिस जाता है ना। कोई लंबी चीज लो और उस पर फोर्स लगाओ, तो क्या होता है, वो ऐसे गिर जाएगा, इसको टॉपलिंग बोलते हैं। सानिध्य समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट मैसेज नहीं करो भाई। टॉपलिंग हम अभी एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना। अभी देखो जितना समझ आया लोगों को ठीक है, नहीं समझ आया तो इसको एक बार आप रिपीट करके देखना, थोड़े टाइम में आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो अब देखो हम मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने अभी तक देखो क्या समझ लिया, कि अगर हमारे पास एक ऐसे कोई स्फीयर है और ये ग्राउंड पे जा रहा है, v स्पीड से ये आगे को जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके लोएस्ट पॉइंट और इस ग्राउंड के लोएस्ट पॉइंट, ग्राउंड का जो कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वहां पे रोलिंग होगी। और ग्राउंड के केस में रोलिंग होने के लिए हमने देख लिया कि क्या कंडीशन आ जाएगी, v इक्वल टू r ओमेगा हुआ तो रोलिंग, v इज ग्रेटर देन r ओमेगा हुआ तो क्या हो रहा होगा बच्चों उस टाइम पर, v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तो क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड स्लिपिंग या बैकवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये कौन सा वाला केस है, जब हम तेजी से जाते हुए ब्रेक लगा देते हैं ना। और अगर आप कहीं पे ये देख रहे हो v इज लेस देन r ओमेगा, तो ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है बच्चों, बैकवर्ड स्लिपिंग का ना, जब मड वगैरह में टायर फंसता है तब ऐसा सिचुएशन हमें मिलता है। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि जो स्लिपिंग ये रोलिंग मोशन हो वो केवल ग्राउंड पे ही हो, रोलिंग मोशन तो आप कहीं पे भी करा सकते हो ना। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आपके पास एक बॉल है, आपने ट्रेन के सरफेस पे उसको रोल करा दिया, तो वहां पे भी रोलिंग भी हो सकता है, स्लिपिंग भी हो सकता है कि नहीं बच्चों? कोई जरूरी तो है नहीं ना कि जिस सरफेस पे रोलिंग हो रही है वो सरफेस ग्राउंड ही हो। समझो, आप हो सकता है कोई ऐसे सरफेस पे खड़े हो जो चल रहा है और वहां पे बॉडी को चलाया आपने, रोल कराया, तो वहां पे आप कंडीशन क्या बोलोगे, रोलिंग
on a moving surface. ना सपोज आपका ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई एक प्लैंक है, वो आगे को मान लो कुछ v1 स्पीड से चल रहा है, इस पे मैंने एक स्फीयर ले लिया जिसको v2 स्पीड से चला दिया और ओमेगा से घुमा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, रोलिंग होने की कंडीशन क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, कोई बताएगा व्हाट इज रोलिंग कंडीशन फॉर दिस सिचुएशन? v2 माइनस आर ओमेगा इक्वल टू v1। वेरी गुड। ना आप क्या बोलोगे, आप इसको ऐसे सोचोगे कि स्फीयर का पॉइंट नीचे वाला ले लोगे और प्लैंक का पॉइंट ले लोगे जो उसके साथ कांटेक्ट में है, प्लैंक का ये पॉइंट ले लोगे। ये अगर आगे को v2 से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी बोलोगे? v2 माइनस आर ओमेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? सही बात है बच्चों, v2 माइनस आर ओमेगा। बच्चों हाँ या ना बोलो। स्फीयर के लोएस्ट पॉइंट की स्पीड मैंने लिखी v2 माइनस आर ओमेगा, वो v2 से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब प्लैंक का जो पॉइंट है, प्लैंक के सारे पॉइंट तो v1 से ही चलेंगे ना, प्लैंक का ये सारा जो भी पॉइंट होगा सब प्लैंक अगर v1 से जा रहा है, मतलब सारे पॉइंट v1 से जा रहे हैं ना, तो ये पॉइंट भी कितने से जा रहा होगा? v1 से। और रोलिंग की कंडीशन क्या है कि स्लिपिंग नहीं है तो रोलिंग है, तो स्लिपिंग कब नहीं होगी? जब v1 इक्वल टू होगा v2 माइनस आर ओमेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो रही है? रोलिंग हो रही है। रोलिंग या फिर प्योर रोलिंग। समझ आ रहा है बच्चों? ना ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट ए की स्पीड थी और ये पॉइंट बी की स्पीड है, दोनों इक्वल है, तो वहां पे बोलोगे कि रोलिंग हो रही है। अगर पॉइंट ए की स्पीड ज्यादा हो जाए बी से, मतलब पॉइंट ए की स्पीड अगर पॉइंट बी से ज्यादा हो जाए, मतलब स्फीयर का कांटेक्ट पॉइंट प्लैंक के कांटेक्ट पॉइंट से फास्ट चले, v2 माइनस आर ओमेगा अगर ग्रेटर देन हो जाए v1, तो यहाँ पे कौन सा मोशन बोलोगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। सरफेस के रिस्पेक्ट में देखना है, सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर रोल वाली बॉडी का पॉइंट आगे जा रहा है तो आप बोलोगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। समझो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाला पॉइंट, इसका जो पॉइंट है उसकी स्पीड आपने वीए बोला है, वो ग्रेटर देन अगर वीबी के है, ये पॉइंट वीबी है, अगर वीए ग्रेटर देन वीबी है तो वीए फास्ट जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, सरफेस पे स्लिपिंग का पूरा निशान बना देगा, स्लिप होता हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? वीए फास्ट जा रहा है वीबी से, तो वीबी को पूरा ऐसे स्लिप करता हुआ निकलेगा। और ऐसे ही अगर वीए लेस देन वीबी हुआ, मतलब v2 माइनस आर ओमेगा की वैल्यू लेस देन v1 है, मतलब सरफेस तेज जा रहा है, इसका जो पॉइंट है वो तो va से जा रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो नीचे वाला पॉइंट है वो फास्ट निकल रहा है, तो क्या होगा, सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे जाता दिखेगा ना, सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पीछे जाता दिखेगा, तो वहां पे हम बोलेंगे बैकवर्ड स्लिप। अब इस चीज को नोट कर लो, रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस। अगर मैं पूछूं कि भाई रोलिंग की कंडीशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, v इक्वल टू आर ओमेगा।
बच्चों क्या अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंडीशन फॉर रोलिंग, आप क्या बोलोगे? V इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, लेकिन साथ में आप ये भी बोलोगे केवल ग्राउंड के लिए है ये ना, तो इसलिए रोलिंग की कंडीशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? सबसे सिंपल क्या है? देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही रोलिंग की कंडीशन है। अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड के लिए V इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा इस कंडीशन से, क्योंकि रोलिंग कहीं पे भी हो सकता है ना, हमेशा ग्राउंड हो ऐसे जरूरी नहीं है। आप अक्सर देखोगे ऐसे गलतियां करोगे ना, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एक कि रोल हो रहा है, रोल होने के लिए क्या होना चाहिए? V इक्वल टू आर ओमेगा, V ग्रेटर देन आर ओमेगा, V लेस देन आर ओमेगा, तो अपन तुरंत V इक्वल टू आर ओमेगा लगा देते हैं। जब तक बोला ना जाए कि ग्राउंड पे रोलिंग, तब तक आप ये नहीं कर सकते। V2 माइनस आर ओमेगा वाला नहीं समझा। अबे प्रणव ये बता, नीचे वाले पॉइंट की स्पीड निकालना आता है कि नहीं तुझे? पहले तू कल था ना क्लास में, कल था या नहीं? तो ये निकाला था ना हमने हमने नीचे वाले पॉइंट की स्पीड, अगर ये सेंटर आगे को V2 से जा रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी? इसमें है डाउट कोई? नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट ए बोल रहा हूँ जिसको मैं, उसकी स्पीड है V2 माइनस आर ओमेगा, और प्लैंक के पॉइंट की स्पीड जो कांटेक्ट में है उसकी को बी बोल रहा हूँ, और वीबी की वैल्यू है V1 जो प्लैंक की स्पीड होगी। समझो, स्फीयर के कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड लिखी, प्लैंक के कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड लिखी, और अगर दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो क्या होना चाहिए? कब दो पॉइंट स्लिप नहीं करेंगे? अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं लेकिन स्लिप नहीं कर रहे हैं, जब साथ साथ चलेंगे तभी ना स्लिप नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी आप बोल सकते हो कि वो स्लिप नहीं करेंगे। स्लिप नहीं करेंगे मतलब रोलिंग चल रही है। और अगर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो हाँ, या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी या बैकवर्ड स्लिपिंग। हाँ, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं तो जो भी उसकी नेट आएगी वही लोगे। ठीक है बच्चों, नोट हुआ? अब देखो बच्चों, जो हमने पढ़ा वेलोसिटी के लिए ड्यूरिंग रोलिंग, वो सेम चीज हम एक्सेलरेशन के लिए भी लगाएंगे। तो जैसे मान लो आपको बोला जाए कंडीशन ऑन एक्सेलरेशन
ड्यूरिंग रोलिंग ऑन ग्राउंड। मान लो हमें ग्राउंड पे रोलिंग करानी है, तो वहां एक्सीलरेशन के टर्म में क्या कंडीशन होगी? मान लो आपका जो स्फीयर है, ये ए एक्सीलरेशन से ऐसे आगे को जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर ग्राउंड पे आपको रोलिंग चाहिए तो दोनों पॉइंट के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा? स्फीयर का जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ग्राउंड का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों क्या होने चाहिए? सेम या अलग अलग? सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो फिर उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगी ना। सेम एक्सीलरेशन होंगे तभी वेलोसिटी सेम रह पाएगी। तो नीचे वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आएगा? आगे को ए, पीछे को आर अल्फा, तो उसका नेट आएगा आगे को आर अल्फा ना, ए माइनस आर अल्फा। और इसका पॉइंट का ग्राउंड है तो जीरो है, तो क्या होना चाहिए? अगर हमारा ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा? रोलिंग हो रहा होगा। अगर ए ग्रेटर देन आर अल्फा हो जाएगा तो क्या होगा वहां पर? ए अगर आर अल्फा से बड़ा होगा तो फिर बी ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाएगा ना। समझो बच्चों, अगर हमारा ए बड़ा है, आर अल्फा छोटा है, तो नेट ये पॉइंट का एक्सीलरेशन आगे होगा, तो उस टाइम पर फॉरवर्ड स्लिपिंग होने लगेगी। और अगर ए लेस देन आर अल्फा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, सेम वैसे ही आपको ध्यान रखना है ना। जैसे वी का कंडीशन होगा, ये वी का कंडीशन तभी फॉलो होगा जब ये ए का भी ऐसे ही कंडीशन फॉलो हो रहा हो। नोट कर लो इसको भी। सेम ही कंडीशन, हाँ। सेम वे में मूविंग सरफेस पे एक्सीलरेशन पे क्या कंडीशन होगी अगर रोलिंग हो रही है? सेम टाइप से हम ऐसे वहां के लिए भी कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन ऑन एक्सीलरेशन फॉर रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस। अब ऐसे सिंधे डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, चैट दिख रहा है तेरा, क्यों बोल रहा है ऐसी चीजें? मान लो हमारा ये स्फीयर कोई प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन कुछ मान लो a1 है, इसका एक्सीलरेशन a2 है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या क्या हो जाएगी कंडीशन? अब आप खुद से बता सकते हो, बताओ सभी लोग एक बार खुद से क्या क्या हो जाएगा।
हाँ, ओमेगा नहीं, अल्फा जानवी। आर इसका रेडियस है। अगर A2 माइनस आर अल्फा ग्रेटर देन A1 होगा तो क्या होगा? ऊपर वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन आगे को होगा तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और अगर A2 माइनस आर अल्फा लेस देन A1 है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। तो सभी लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं कि कब हम जनरल मोशन वाले केस में रोलिंग बोलेंगे और कब स्लिपिंग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक स्फीयर ग्राउंड पे रोल करके जा रहा है, नीचे ग्राउंड है ना, स्फीयर का सेंटर आगे को v स्पीड से जा रहा है, ये सेंटर को c बोल दे रहे हैं, नीचे वाला पॉइंट a है। तो आपको बताना है कि इफ स्फीयर इज डूइंग प्योर रोलिंग on ground, then find speed of point A। इस गिवन इंस्टेंट पे पॉइंट ए की स्पीड क्या होगी? ग्राउंड पे वो प्योर रोलिंग कर रहा है, सेंटर की स्पीड आपको दी हुई है, सेंटर की स्पीड है v। वेरी गुड तेजस, सेंटर की स्पीड अगर v है तो ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड 2v आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप बोलोगे कि भाई ओमेगा हमें गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं कि ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर ग्राउंड पे चल रहा है तो ग्राउंड पे v इक्वल टू आर ओमेगा हो रहा होगा, और स्फीयर के लिए आप क्या बोलोगे? तो स्फीयर के लिए हम लोग बोलेंगे कि अगर ये v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी v ऊपर आगे को आएगा, और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा भी आगे को आएगा। नीचे वाले पॉइंट पे v आगे को है लेकिन आर ओमेगा पीछे को है, और v इक्वल टू आर ओमेगा है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2v। समझो बच्चों, तो जब आपका स्फीयर ग्राउंड पे रोलिंग कर रहा है तो नीचे वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है ना, सबसे नीचे वाला पॉइंट, इसको मान लो बी बोल देते हैं। पॉइंट सी आपका v स्पीड से चल रहा है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट 2v स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी पॉइंट की स्पीड पूछी जा सकती है ना, कोई भी पॉइंट की स्पीड, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाले पॉइंट। तो आप v और ओमेगा के टर्म में निकालोगे, फिर आर ओमेगा और v की वैल्यू रिलेशन पता है वो डाल दे। एक और क्वेश्चन करो। सपोज दो प्लैंक हैं और उनके बीच में एक सिलेंडर रखा हुआ है,
नीचे वाला प्लैंक आगे को कुछ v स्पीड से जा रहा है, आगे वाला प्लैंक आगे को कुछ 4v से जा रहा है। तो आपको बताना है कि सिलेंडर आगे को कितने स्पीड से जा रहा होगा, सिलेंडर का सेंटर, अगर यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। फाइंड vc। दिया है कि यहाँ पे केवल रोलिंग हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फाइव वी बाई टू। सही है अनिकेत। ठीक है बच्चों, तो सबने लगभग कर लिया। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे। अभी समझने के लिए हम लोग सबको ऐसे अलग अलग बना लेंगे। हमें पता है कि अगर ये सिलेंडर आगे को वीसी से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड कितनी आएगी, वीसी प्लस आर ओमेगा ना। और इस वाले पॉइंट की स्पीड होगी वीसी माइनस आर ओमेगा। यहाँ की स्पीड है 4v और यहाँ की स्पीड है v। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पॉइंट ए पे क्या होना चाहिए, पॉइंट ए की स्पीड जो आई है वीसी प्लस आर ओमेगा, वो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसके बराबर होना चाहिए। सही बात है बच्चों ये ना। इस पॉइंट पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ की स्पीड और ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड सेम होनी चाहिए ना। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट के लिए लिखेंगे, पॉइंट बी के लिए, तो वहां पे क्या होगा, वीसी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू वी। अब हमारे पास दो अननोन है, आपको वीसी और ओमेगा दोनों पूछा जा सकता था। मैंने वीसी पूछा था, ओमेगा भी पूछा जा सकता था। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, तो 2vc इक्वल टू 5v। तो हम बोल सकते हैं vc यहाँ पे कितना है, 5v/2। अगर इसी में पूछा जाता ओमेगा कितना है तो हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते ना। अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2r ओमेगा इक्वल टू 3v। तो ओमेगा आ जाएगा 3v/2r। बच्चों को समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये सब। तो और अब ऐसे ही कुछ और बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज आपके पास एक स्फीयर है जो ग्राउंड पे रोलिंग कर रहा है। सिद्धि मजे मत ले भाई, सच बता, सच समझ आ रहा है ना।
ना मान लो ग्राउंड पे ये स्फीयर जा रहा है आगे को v स्पीड से और ओमेगा से घूम रहा है और रोलिंग कर रहा है। हमें बताएं तो फाइंड ऑफ स्फीयर इन वन कंप्लीट रोटेशन। वी ओमेगा ये सब कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वी से कांस्टेंट ओमेगा से वो आगे को रोल कर रहा है। तो हमें बताना है एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना सेंटर उसका आगे चला जाएगा। वेरी गुड। और बोल दिया गया क्वेश्चन में कि रोल कर रहा है ना, रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं है, तो वी और ओमेगा का रिलेशन यूज कर लोगे। रोलिंग दिया हुआ है, ग्राउंड पे रोलिंग, ये ग्राउंड है ना। एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम कितना लगेगा बच्चों? अगर वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा टाइम लगेगा ना। तो इतनी देर में वो आगे कितना चला जाएगा? सेंटर, सेंटर तो कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है, तो v इंटू टी। और हमने बोला कि भाई क्वेश्चन में कि रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो 2 पाई आर। समझो बच्चों, अगर आपका स्फीयर रोल करता है तो जितना उसका सरकमफेरेंस होगा एक रोटेशन में उतना वो आगे बढ़ जाएगा ना, जितना इसका ये सरकमफेरेंस है उतना वो एक रोटेशन में आगे चला जाएगा। अगर बड़ा व्हील होगा तो वो ज्यादा आगे जाएगा एक रोटेशन में, छोटा व्हील होगा तो कम आगे जाएगा एक रोटेशन में। समझ पा रहे हो ना? एक छोटा सा कोई स्पीयर लो, रोल कराओ एक बार तो एक रोटेशन में थोड़ा ही आगे जाएगा। बड़ा सा व्हील ले लो, उसको घुमाओगे तो वो ज्यादा आगे जाएगा एक रोटेशन में। सबको ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, जैसे स्पीयर का ये वाला पॉइंट पहले नीचे था ग्राउंड पर, तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये पॉइंट कहाँ आ चुका होगा? क्या फिर से नीचे आ चुका होगा? एक कंप्लीट रोटेशन में ये भी ऐसे घूम के नीचे आ चुका होगा ना। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि भाई पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ, सेकेंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। अबे तुम लोग क्या कर लिए भाई? ये जीरो जीरो कैसे बोले जा रहे हो? अगर हमारा स्पीयर जो है रोल करके आगे चला गया, तो रोल करके वो एक रोटेशन बाद यहाँ आ गया, नीचे वाला पॉइंट ए पहले ऊपर गया होगा फिर घूम के वापस नीचे आ गया एक रोटेशन बाद, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे? 2 पाई आर बोलोगे ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पॉइंट ए भी आगे कितना गया है? 2 पाई आर। अगर मैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट लू तो वो भी कितना आगे गया है? 2 पाई आर। सारे पॉइंट आगे कितना गए हैं? 2 पाई आर ना। कोई भी पॉइंट ले लो, सबका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2 पाई आर ना। आप चाहे तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी ले लो, तो वो पॉइंट पी भी इधर कितना आ चुका होगा? 2 पाई आर।
ठीक है बच्चों, सही बात है ये, किसी को कोई दिक्कत? अब इसी में मैं पूछूं, अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट ए, डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट ए, पॉइंट ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई आ रहा है, लेकिन क्या उसका डिस्टेंस ट्रेवल भी 2 पाई आ रहा है? क्या वो सीधा सीधा नीचे से सीधे नीचे आ गया है? ये कौन सा लॉजिक हो गया 4 पाई आर का? लो, 2 और बढ़ा दिया सार्थक ने कि 4 में काम नहीं चल रहा है तो 2 और बढ़ा देते हैं। प्रज्ञा को लगा कि बढ़ाने से काम नहीं कर चल रहा है तो कम कर देते हैं। डायरेक्ट मैसे मत करो प्रज्ञा। प्रज्ञा ने पाई आर ही कर दिया कि भाई बढ़ाने से काम नहीं चल रहा है तो कम ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर फिर प्रणव को लगा कि क्या फालतू की बातें चल रही है, यही बोल देते कि निकाल ही नहीं सकते हैं। बट डायरेक्ट मैसेज नहीं करो यार प्रणव, इतने अच्छे अच्छे आंसर तुम लोग करो, लेकिन अरे सॉरी की क्या बात है यार, प्रज्ञा ट्राई करेगी तभी तो होगा। गलत बताना तो अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमने पॉइंट ए लिया, नीचे वाला पॉइंट, तो जब रोल कर रहा होगा तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो चुका होगा? हाफ रोटेशन के बाद बच्चों पॉइंट ए किधर पहुंच चुका होगा? ऊपर आ चुका होगा। यहाँ आ चुका होगा। फिर उससे अगले हाफ रोटेशन में क्या होगा? उससे अगले हाफ रोटेशन में पॉइंट ए नीचे आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, ये बात सबको क्लियर है? तो देख लो पॉइंट ए क्या कर रहा है। पॉइंट ए देखो यहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो पहले वो क्या होगा, ऐसे ऐसे करते वो इधर ऊपर आएगा, फिर वापस ऐसे नीचे आ जाएगा। पॉइंट ए का जो पाथ होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसा कर्व पाथ आता है उसका। तो इसको मैं अभी तो मैं नहीं ये पाथ पूरा डिराइव करूंगा, आगे समझा दूंगा कि कैसे आया। अभी करूंगा तो तुम लोग डर जाओगे। इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉयड। कभी भी कोई आपसे पूछे कि रोलिंग के टाइम पर इस पे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट का पाथ कैसा है, तो उसको आप बोलोगे साइक्लॉयड। नहीं, प्रोजेक्टाइल और साइक्लॉयड दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है बच्चों ना, लग रहा है हमें ऐसे देख के कि प्रोजेक्टाइल टाइप, बट वो है नहीं ना, इसका अलग नाम होता है, ये साइक्लॉयड है। ठीक है बच्चों, आप इसको याद कर लो अभी ना। अब बात आती है कि भाई ये टोटल ये जो पाथ की लेंथ है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, ये पाथ की लेंथ निकालनी है। समझो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे पाइथागोरस लगा करके सोचोगे ये टू आ रहा है, ये 2 पाई आर, ये पाई आर है, तो ये निकाल देते हैं।
ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये कर्व है, ऐसे साइक्लॉइड का कर्व ऐसे जा रहा है। तो फिर डिस्टेंस मतलब ये पाथ की लेंथ हमारा डिस्टेंस होगा ना। तो अब क्या किया जाए बच्चों, हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है, पाथ लेंथ ऑफ जर्नी। स्ट्रिंग मेथड, ये अब आया क्रिस लॉ, जिसमें हम लोग कोई नया मेथड देखने जा रहे हैं। क्रिस स्ट्रिंग मेथड नहीं बोलो, इसको क्रिस मेथड बोलो, और थोड़ा इलेबोरेट करो कि क्या बोलना चाह रहे हो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें, थोड़ा बदलों पे अपने ज्ञान का प्रकाश डालो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। अनम्यूट किया मैंने, बता क्रिस क्या बोल रहा है। सर उसके ऊपर स्ट्रिंग रख के मेजर करना। स्ट्रिंग मेजर कर देंगे तो करना मेजर फिर कैसे करेगा। स्ट्रिंग रख के एक बार करके देख, तुझे फील आ जाएगा अच्छे से। तो देखो वो कुछ तो सही बोलना चाह रहा था, बट वो उतना प्रैक्टिकली देख के लग रहा है शायद ऐसा हो जाए, बट प्रैक्टिकली करने जाओगे तो ऐसा होगा नहीं। वो और मतलब नहीं क्लियर हो पाएगा उससे क्या हुआ। देखो इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी टाइम पर, देखो मैंने एक चीज ये बताई थी कि कोई भी चीज की अगर डिस्टेंस निकालनी है, कोई भी चीज की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। अगर आपको टाइम पता है और स्पीड पता है, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो। कितना पता है, अगर कोई चीज मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, रास्ता कुछ भी हो, और हमें टाइम पता है, तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो कितना चला होगा आ जाएगा। है कि नहीं बच्चों। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर भाई पाथ सिंपल होता तो हम कैलकुलेट कर लेते लेंथ वेंथ निकाल करके, बट पाथ सिंपल तो है नहीं। तो हम सोचेंगे कि अगर हमें स्पीड मिल जाए तो स्पीड इनटू टाइम कर दूंगा, उससे भी अपने को वही आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट ए की स्पीड यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर हमें ये ध्यान रखना है आपको बच्चों की, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी है तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे। ये कब करोगे, जब भी आपका कांस्टेंट है। लेकिन अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो वहां पे आप एक छोटे से dt टाइम के लिए पहले डिस्टेंस निकालोगे, और ऐसे सारे डिस्टेंस को इंटीग्रेट करोगे, तब आएगा टोटल डिस्टेंस, जब v आपका वेरिएबल है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्टेंस निकालने का तरीका, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम, वेरिएबल है तो इंटीग्रल v dt। अब आप ये बताओ कि पॉइंट ए की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अभी पॉइंट ए की स्पीड कितनी है जब नीचे वाले पॉइंट पर है, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है नीचे वाले पर, जीरो है ना, वेरिएबल है और अभी नीचे वाले पॉइंट पे जीरो है। और जब यही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब कितनी हो जाएगी स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाती है 2v। वेरी गुड। तो आप देखो हाईएस्ट पॉइंट पे अभी निकाला था ना, ग्राउंड पे रोलिंग के टाइम पे 2v आई थी। तो देख लो जीरो से बढ़ते बढ़ते 2v हुआ, फिर 2v से कम होते होते जीरो हो जाएगा फिर से। तो वेरिएबल स्पीड है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम ये लगा सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, नहीं लगा सकते। तो अब ये इंटीग्रेट करने का काम आपको खुद से करना पड़ेगा, होमवर्क में रहेगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम बताऊंगा। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सको जब खुद से ट्राई करूं, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ये आंसर आएगा 8r, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा। ये केवल एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट लेता सरकमफेरेंस पे, सबकी डिस्टेंस जो आती है वो 8r आती है। ये आपको याद रखना है ना, कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ना, इतना सॉल्व नहीं करोगे।
ये डायरेक्ट याद रखो। ग्राउंड पे जब रोलिंग हो रही होगी डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई आर, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है 8 आर। लैग आ गया बच्चों? कोई लैग आ रहा है क्या? मोस्टली लोगों को नहीं आ रहा है तो शायद सही होगा फिर। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? हाँ, हर पॉइंट के लिए 8 आ ही रहेगा। बीच बीच में आ रहा है ना। मैंने देखो आपको क्या क्या चीजें समझा दी कि अगर हमारा एक स्फीयर है जो कि ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है ना, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, v स्पीड से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो वहां पर अच्छा बस dt टाइम के लिए तो v इक्वल टू r ओमेगा होगा। रोलिंग की कंडीशन कोई भी पॉइंट ले लो, कोई इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट उसका आएगा रोलिंग के टाइम पर एक रोटेशन में 2 पाई आर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा 8 आर। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। समझ लो बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? श्रेष्ठ तू बता कि क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कि तो 10 रीजन है। मैं बोलूं कि भाई श्रेष्ठ ये बता कि ये वाला डायमीटर प्लस ये वाला डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस क्यों नहीं कर सकते, तो तू क्या बोलेगा? मैं ऐसे कुछ भी बोल दूं कि ये क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई सेंस नहीं है ना। कुछ भी जो तू बोल रहा है वो क्यों कर सकते ये सोच। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्यों कुछ भी क्यों करूं, वो देख क्या कर सकता हूँ। श्रेष्ठ मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़े बुजुर्गों ने कहा इसलिए कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कैसे ट्राई करना है वो मैं हिंट दे रहा हूँ। आप पहले क्या करोगे, कोई भी टाइम टी पर पॉइंट ए का पोजीशन देखोगे। मान लो कोई टाइम टी बाद नीचे वाला पॉइंट कहीं इधर आ चुका होगा, कुछ एंगल घूम चुका होगा। कितना एंगल घूम चुका होगा टी टाइम में? ओमेगा टी। तो इस पॉइंट की स्पीड निकालोगे। मान लो ये पॉइंट अभी पॉइंट पी बन गया है, ए से वो पी पर आ गया है, तो पॉइंट पी पे जब आ गया तो वहां पे उसकी स्पीड निकालो। स्पीड आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब स्पीड आ जाएगी तो आप वहां पे डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में वैल्यू डाल देना, डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रल बीपी dt। समझ लो बच्चों, आप जब भी इंटीग्रेट करते हो तब बी कब का लोगे? क्या शुरू का लोगे या लास्ट अंत का लोगे, या बीच में कोई भी टाइम टी पे वी लिखोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे? जब भी हम कहीं इंटीग्रेट करते हैं और चीजें वैरी कर रही है तो कोई टाइम करके फिर निकालें। तो मैंने हिंट दे दिया है, आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसका डायनामिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। आज की क्लास और कल की क्लास जो हुई थी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से रिवाइज करो। जिन्होंने भी क्लास मिस हुआ है दोनों क्लास अच्छे से फिर से देखो रिकॉर्डिंग, तभी कल की क्लास समझ आएगी ना। कल से हम लोग डायनामिक्स स्टार्ट करने वाले। डायनामिक्स वाला पार्ट थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, उसमें बस इक्वेशंस लिखने रहेंगे। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा सोचना ज्यादा है, डायनामिक्स वाला पार्ट थोड़ा इजी है। ठीक है बच्चों, होमवर्क अभी तो यार 2 क्लास तो डायनामिक्स में लग जाएगा, 2 क्लास डायनामिक्स, 2 क्लास एंगुलर मोमेंटम, फिर 1 क्लास टॉपिंग, 5 क्लास अभी और लगेगा। नहीं एकदम सिंपल सिंपल आएगा। जो भी मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ इस वीक में जो भी पढ़ाऊंगा उसका बहुत ही बेसिक आएगा, मतलब नोट से ही हो जाएगा आपका काम, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं।
3 दिन ही है क्लास ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही है ना, तो इसमें कुछ भी मैं टफ नहीं पूछूंगा कि आपको नोट्स के बाहर जाना पड़े। सैटरडे को टेस्ट है ना, सैटरडे और संडे टेस्ट है, तो आपको थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है बच्चों, रोटेशन में इस वीक का जो भी आएगा वो नोट्स से हो जाएगा, उसके पहले का आप मॉड्यूल लगा के रखो। फिर क्लोज कर रहा हूँ बच्चों अब। मंडे ट्यूसडे छुट्टी नहीं, नहीं यार अनिकेत, इतनी छुट्टियां नहीं दे सकते भाई, समझो बात को। बाय बच्चों।